हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हमारे चैनल के ऊपर आरपीएससी एपीओ की प्री एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसके अंदर हम ऑलरेडी 2 माइनर सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर आर्म्स एक्ट एंड SC/ST एक्ट था। अभी हमने राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आई होप आपने वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक एंड कंप्लीट प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप जाइए उस वीडियो को जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था उसी लेक्चर में कि बच्चों को डेफिनेशन क्लॉज याद करने में बहुत दिक्कत आ रही है। बच्चों को डेफिनेशन क्लॉज याद नहीं हो रहा है किसका, एक्साइज एक्ट का। तो वहां पर मैंने आपको एक पीपीटी प्रोवाइड करवाई थी, जिसके थ्रू आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है राजस्थान एक्साइज एक्ट के अंदर डेफिनेशन को याद करना। तो अगर आपको भी दिक्कत आ रही है और आप भी चाहते हैं कि इजी वे में आप डेफिनेशन क्लॉज याद कर पाए, तो आप वो पीपीटी जरूर डाउनलोड करना। तो चलिए इसी के साथ चालू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 10A तक। अब देखिए, अगर मैं बोलूँ कि राजस्थान एक्साइज एक्ट का जो एक डिफिकल्ट पोर्शन था वो ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो आने वाले सेक्शन है वो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वहां से एमसीक्यू बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत ईजी होता है बच्चों को ट्रैप करना है एमसीक्यू के अंदर, और इसीलिए ये वाले सेक्शंस जो हैं ये एग्जामिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसीलिए इन प्रोविजंस को बिल्कुल भी मिस मत करना। और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ, जिस तरीके से आपको पीपीटी के अंदर डायग्राम हो, फ्लो चार्ट हो, आप इसको इसी तरीके से याद रखना, फिर आप एमसीक्यू में कोई भी गलती नहीं करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 4। देखिए, सेक्शन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये स्टेट गवर्नमेंट को एक पावर देता है। वो पावर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी आप उसको लिक्विड को क्या डिक्लेयर कर सकती है, लीकर डिक्लेयर कर सकती है, या फिर किसी भी लीकर को कंट्री लीकर या फिर फॉरेन लीकर वो डिक्लेयर कर सकती है। तो ये पावर कहाँ दी हुई है? सेक्शन नंबर 4 के अंदर। मैं रीड कर देता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गेजेट डिक्लेयर एनी सब्सटेंस टू बी लीकर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट और एनी पोर्शन thereof. Then state government may in like manner and for the like purpose declare that what shall be deemed to be country liquor and foreign liquor. तो ये पावर किसको दी हुई है? स्टेट गवर्नमेंट को दी हुई है। वो क्या कर सकते हैं? किसी भी सब्सटेंस को लीकर डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर किसी भी सब्सटेंस को कंट्री लीकर या फिर फॉरेन लीकर डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन नंबर 5, जो बात करता है रिटेल सेल की। उसके अंदर ये दिया हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रिस्क्राइब लिमिट होगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो बताएगी कि इतनी क्वांटिटी को हम रिटेल मानेंगे और इतनी क्वांटिटी को हम क्या मानेंगे, होलसेल मानेंगे। तो ये पावर सेक्शन नंबर 5 के अंदर दी हुई है। सेक्शन 5, स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गेजेट डिक्लेयर द क्वांटिटी ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल विच शैल बी द लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल। यानी कि जो हमने एक्साइजेबल आर्टिकल की जो डेफिनेशन कल हमने पढ़ी थी, उसको आप किस क्वांटिटी में सेल कर रहे हो, रिटेल में कर रहे हो, होलसेल में कर रहे हो, तो ये चीज कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। और अगर आपने जो सेल है रिटेल क्वांटिटी से ज्यादा की, तो उसको ऑटोमेटिकली होलसेल सेल मान लिया जाएगा। सेल ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल इन एनी क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी डिक्लेयर्ड अंडर सबसेक्शन 1 एज लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल शैल बी डीम्ड टू बी अ सेल होलसेल। तो आपने जैसे ही रिटेल के ऊपर उस क्वांटिटी को बेचा, वैसे ही उसको ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि ये होलसेल सेल है। ओके, क्या चीज क्लियर हो गई है? अब देखो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से क्वांटिटी बताएगी किसकी? रिटेल लिमिट की। और अगर सेल उस लिमिट के अंदर है तो उसको मानेंगे रिटेल सेल, लेकिन जैसे आपकी सेल एक्सीड हुई, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? होलसेल सेल के अंदर। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, और वो है प्री की टेस्ट सीरीज। देखिए, मैं प्रीवियस वीडियो में लगातार बोलते हुए आ रहा था कि जो हमने 20 पेपर की जो लिमिट सेट की मिनिमम है, हम उससे ज़्यादा ही देते हैं, और अल्टीमेटली जो हमारे नंबर ऑफ पेपर निकल के आए वो है 40। यानी कि आपको 40 पेपर मिलने वाले किस प्राइस में? 1499। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1499 की प्राइस में आपको टोटल 40 पेपर मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बाइफिकेशन बहुत क्लियरली विजिबल होगा। मेजर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा टोटल पेपर है, और इसके अलावा कुछ जो पेपर यहाँ पर मेंशन नहीं है वो है ऑल मेजर एंड ऑल माइनर पेपर। तो इस तरीके से टोटल आपके 40 पेपर्स होने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प मिलेगी हमारी टेस्ट सीरीज से, जिस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, अगर आपका थोड़ा भी विश्वास हमारे ऊपर एस्टेब्लिश हुआ कि यस, जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, जो एफर्ट डाल रहे हैं उससे आपको फायदा हो रहा है, देन ट्रस्ट मी, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं तब भी आपको उतना ही फायदा लगेगा, आपको उतनी ही
अच्छी जो है परफॉर्मेंस अपनी लगेगी अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है और फिर आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। किस तरीके से एनरोल करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, किस तरीके से हमने शेड्यूल बनाया है, कब का पेपर अवेलेबल रहेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आप हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्री का एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ गया, आप उसमें डिले नहीं कर सकते हैं और जब 40 पेपर्स है तो उनको देने में भी आपको टाइम लगेगा। इसलिए बिना देर किए अभी से आप स्टार्ट हो जाइए अपनी प्री की टेस्ट सीरीज में पेपर को अटेम्प्ट करना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन जो हम कवर करने वाले हैं सेक्शन नंबर 6, डीम्ड पोजीशन। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, व्हेन एनी एक्साइजेबल आर्टिकल इज इन द पोजीशन ऑफ अ पर्सन्स वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट on account of that person it shall be deemed to be in the possession of that person। यानी कि एक इंडिविजुअल है, अब उसने क्या किया, उसने अल्कोहल परचेज किया, फिर एक्साइजेबल आर्टिकल है उसको परचेज कर लिया। अब परचेज करके उसको पता था यार कि ना एक जो राजस्थान के अंदर जो लिमिट है पर पर्सन उसको मैं एक्सीड कर रहा हूँ, तो उसने क्या किया, थोड़ी सी बोतलें अपने सर्वेंट को पकड़ा दी, गाड़ी से लेने गया था वो, तो उसने क्या किया, कुछ बोतल्स अपने पास रखी, कुछ बोतल सर्वेंट को टिका दी कि भैया तो अपने पास रख और जब घर पे चले जाएंगे ना तो मुझे दे देना सारी। बीच में पुलिस ने रोक लिया उन्हें, ठीक है। तो अब वहां पर उसने बोला कि नहीं साहब, मेरे पास तो जो मेरी बोतल्स है वो तो ये रखी, देखो मैंने साइड में रखी हुई है, और वहीं पे जो बाकी की बोतल्स है ड्राइवर के लिए है, तो ऐसे तो बच जाएगा। तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, साफ साफ बोल दिया गया कि अगर कोई भी इंसान है और उसके बिहाफ पर उसकी वाइफ ने, उसके क्लर्क ने, उसके सर्वेंट ने अगर उस एक्साइजेबल आर्टिकल को होल्ड किया हुआ है, पजेस किया हुआ है, तो ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि उसी पर्सन ने उस एक्साइजेबल आर्टिकल को पजेस किया हुआ है, वो अपनी लायबिलिटी से फिर बच नहीं सकता है। इसलिए ये सेक्शन जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको तीनों इंडिविजुअल याद रखने पड़ेंगे, वाइफ, क्लर्क एंड सर्वेंट। ये तीन इंडिविजुअल है जिनको स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 6 के अंदर मेंशन किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 की। अब देखिए जो एक्साइजेबल आर्टिकल्स होते हैं हमारे, जिसमें अगर मैं मेनली बात करूं अल्कोहल, ठीक है, तो अब जो अल्कोहल है ना कहीं हमारे जो कस्टम रिलेटेड लॉज है उससे भी कहीं ना कहीं क्लैश करता है। तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए डाला गया सेक्शन नंबर 7, और जिसमें बोला गया नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू कस्टम्स फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और एनी रूल और ऑर्डर टू बी देयर अंडर। यानी कि जो आपके कस्टम वाले लॉज है उनको हम प्रेफरेंस देने वाले हैं। यानी कि अगर कहीं पर भी आपको किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है राजस्थान एक्साइज एक्ट और कस्टम एक्ट के अंदर, तो आपको कस्टम लॉ को प्रीफर करना है रादर देन राजस्थान एक्साइज एक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर सेक्शन 7 के थ्रू जो क्लैश हो रहा था, जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा था कस्टम लॉ में एंड आपके राजस्थान एक्साइज एक्ट में, उसको प्रिवेंट कर दिया गया, उसको दूर कर दिया गया। देन सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 8 साफ साफ बोलता है कि भैया जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसका कंट्रोल किसके पास रहेगा। अब जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बोला था कि ये सारी ड्यूटीज हैं, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, पेनल्टीज लगाई जा रही है, लाइबिलिटी लोगों की डिक्लेयर की जा रही है, तो भैया उस पेनल्टी को लगाने के लिए, उस लाइबिलिटी को इम्पोज करने के लिए कोई ना कोई तो अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, और वो अथॉरिटी वाला काम ही यहाँ पर दिया गया है। सेक्शन 8 में दिया गया है कि एक्साइज डिपार्टमेंट स्टैब्लिश होगा और उसका कंट्रोल किसके पास रहेगा। फिर सेक्शन नंबर 9 के अंदर उन अथॉरिटीज को बताया गया कि किस तरीके से राजस्थान एक्साइज डिपार्टमेंट चलने वाला है, कैसे डिफरेंट पोस्ट वहां पर स्टैब्लिश की जाएगी। तो देखो सेक्शन 8 बोलता था एंटायर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज शेल वेस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट में इशू डायरेक्शन टू द एक्साइज कमिश्नर। यानी कि भैया यहाँ पर एक्साइज कमिश्नर को डायरेक्शन इशू की जाएंगे और उसी तरीके से वो एक्साइज डिपार्टमेंट को चलाने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर किस तरीके से डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया जाएगा, तो 9(1) एंड 9(1)(a) के अंदर है, उसका मैंने अलग से इस तरीके से आपके लिए चार्ट बना दिया है। ये रहा आपका पूरा चार्ट। हायरार्की किस तरीके से एस्टैब्लिश की गई, देखो सबसे पहले सब सेक्शन 1 के अंदर द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एक्साइज कमिश्नर एंड एडिशनल एक्साइज कमिश्नर्स फॉर द होल ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ राजस्थान टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड। यानी कि बोल दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट किस किस को अपॉइंट करेगी, एक्साइज कमिश्नर, एडिशनल एक्साइज कमिश्नर। इसके अलावा 9(1)(a) के अंदर दिया हुआ है कि बाकी अथॉरिटीज को भी एस्टैब्लिश किया जाएगा, जॉइंट एक्साइज कमिश्नर, डिप्यूटी एक्साइज कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज कमिश्नर, असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर्स एंड अदर एक्साइज ऑफिसर। और ये रही इनकी हायरार्की, एक्साइज कमिश्नर, एडिशनल एक्साइज कमिश्नर्स,
जॉइंट एक्साइज कमिश्नर, डिप्यूटी एक्साइज कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर एंड अदर एक्साइज ऑफिसर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी अथॉरिटीज को एस्टेब्लिश किया गया है। अब आपको ये याद रखना जरूरी है कि भैया कौन कौन सी वो अथॉरिटीज है जो सेक्शन 9 के अंदर स्पेसिफिकली अपॉइंट की जा सकती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद सबसेक्शन 2 and 3, delegation by the state government. The state government may delegate to the excise commissioner such power of the state government conferred by this act as it may specify except the power to make rules thereunder। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी पावर है वो किसको दे देगी, एक्साइज कमिश्नर को, एक्सेप्ट मेकिंग रूल। यानी कि एक्साइज कमिश्नर रूल नहीं बना पाएगा, लेकिन उसके अलावा जितनी भी पावर स्टेट गवर्नमेंट इस एक्ट के अंदर एक्साइज करेगी वो सारी पावर किसको दी जा सकती है, एक्साइज कमिश्नर को। तो आप समझ रहे हो बात कि यानी कि पूरे स्टेट का मालिक बन जाएगा कौन, एक्साइज कमिश्नर व्हेन इट कम्स टू राजस्थान एक्साइज एक्ट। और ऐसा करने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर उसके बाद एक्साइज कमिश्नर के पास भी पावर है कि वो उसको जो पावर स्टेट गवर्नमेंट ने दी थी वही पावर एक्साइज कमिश्नर अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को क्या कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है। इस तरीके से क्या होगा, किसी एक सिंगल इंसान के पास सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, सारी पावर नहीं आएगी, पावर्स डेलीगेट हो जाएगी, काम डेलीगेट हो जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीजें बड़े स्मूथ वे में आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ओके, ये देखो यहां पर इसका मैंने फर्दर चार्ट बना दिया है। स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब पावर एंड ड्यूटी। स्टेट गवर्नमेंट क्या बताएगी, ड्यूटीज एंड पावर बताने वाली है ऑफिसर्स की, क्लास एंड ऑफिसर्स की। उसके बाद यहाँ पे डेलीगेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो मैंने आपको बताया था, स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट कर देगी किसको, एक्साइज कमिश्नर को। उसके बाद एक्साइज कमिश्नर के पास भी पावर है, क्या कर सकता है, सब डेलीगेशन हो सकता है। यानी कि यहाँ पर पावर जो है बाकी लोगों को डेलीगेट कर दी जाएगी। और यही चीज मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर कवर करवाई थी। अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पर ये बात करता है अपील्स एंड रिवीजन। यानी कि आपने, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हो, एपीओ की तैयारी कर रहे हो, तो लॉ तो आपने पढ़ा ही होगा। तो देखो जब भी हम बात करते हैं हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर की या फिर सिविल प्रोसीजर की, तो वहां पे क्या होता है कि कोई भी जजमेंट होता है तो उसके अगेंस्ट में अपील जरूर फाइल होती है। यही बात आपको सीपीसी और सीआरपीसी में या फिर बीएनएसएस के अंदर आप देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से बोला गया है कि भैया कोई भी जो ऑर्डर होगा ना उसके अगेंस्ट में अपील आप कहाँ पर लेके जाओगे, किसको आप एक्चुअल में अपील कर पाओगे, ये चीजें आपको सेक्शन 9A के अंदर दी हुई है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर हम अपील की बात करें तो यहाँ पे दो अलग अलग तरीके की अपील दी हुई है। सबसे पहले अपील कि अगर किसी भी एक्साइज ऑफिसर का ऑर्डर होगा तो उसकी अपील किसको जाएगी, एक्साइज कमिश्नर को जाएगी। समझ में आया, एक्साइज ऑफिसर का ऑर्डर, अपील गई एक्साइज कमिश्नर के पास। और वहीं पर अगर एक्साइज कमिश्नर का कोई ऑर्डर होगा तो उसकी अपील जाएगी डिवीजन बेंच ऑफ द राजस्थान टैक्स बोर्ड, जो कि स्टैब्लिश्ड है हमारे राजस्थान के अजमेर में। ओके, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जब अपील जा रही है ना एक्साइज कमिश्नर के किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो ध्यान रखना वो एक अपीलेट ऑर्डर नहीं होगा। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, भैया एक्साइज ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया, उसकी अपील गई किसके पास, एक्साइज कमिश्नर के पास, और एक्साइज कमिश्नर ने अब उस अपील में कोई ऑर्डर पास किया, तो क्या उसकी अपील यहाँ पर डिवीजन बेंच ऑफ राजस्थान टैक्स बोर्ड के पास जाएगी, नहीं, उसका क्या होगा, उसका होगा रिवीजन। ठीक है, क्या होगा, रिवीजन। यानी कि जब हम बात करते हैं कि एक्साइज कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील जाएगी किसके पास, डिवीजन बेंच ऑफ राजस्थान टैक्स बोर्ड। तो ये जो ऑर्डर है ना, ये ओरिजिनल ऑर्डर है, ये अपीलेट ऑर्डर नहीं है। अपीलेट ऑर्डर के अगेंस्ट में तो क्या होता है, रिवीजन होता है। हालांकि रिवीजन भी कहां पे जाने वाला है, डिवीजन बेंच ऑफ राजस्थान टैक्स बोर्ड। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, यहां पर इस तरीके से आपको दो अलग अलग चीजें याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोवाइजो की, नो अपील शैल बी एंटरटेन्ड अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय सैटिस्फैक्टरी प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ 75% ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिमांड क्रिएटेड बाय द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। यानी कि आप किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 75% जो अमाउंट है वो पहले डिपॉजिट करना होगा, उसके बाद ही आपकी अपील को कंसीडर किया जाएगा। लिमिटेशन कितना दिया हुआ है यहाँ पर कि आपको अपील फाइल करनी है कितने दिन में, 60 डेज में। जिस दिन ऑर्डर आया है उसके 60 दिन के अंदर आपको क्या करनी होती है, अपील फाइल करनी होती है। देन the decision of the excise commissioner or the division bench of Rajasthan tax board as the case may be on such appeal shall subject to the result of revision if any under subsection 4 be final। यानी कि भैया यहाँ पर जो इन अथॉरिटीज का जो डिसीजन आएगा वो क्या रहने वाला है, फाइनल रहने वाला है। ठीक है, और अगर मैं
रिवीजन में लिमिटेशन की बात करूं तो रिवीजन अगर आपको करवाना है तो उसके लिए लिमिटेशन पीरियड कितना है 30 डेज, यानी कि 30 डेज के अंदर अंदर आपको रिवीजन फाइल करना होगा। अब आगे चलते हैं, यहां पर देखो अभी हमने देखा कि जो ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील है, एक्साइज ऑफिसर है, उसका ऑर्डर कहां पर अपील हो रहा है, एक्साइज कमिश्नर के सामने। एक्साइज कमिश्नर का ऑर्डर है कहां पर अपील हो रहा है, आपके टैक्स बोर्ड के अंदर। तो यानी कि यहां पर आपको थोड़ा बहुत तो इंडिकेशन मिल गया होगा कि यहाँ पे जो सारी प्रोसीडिंग होनी है वो सारी की सारी इस स्पेसिफिक अथॉरिटीज के सामने होनी है, यानी कि जो हमारे कोर्ट हैं उनका किसी भी तरीके से यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा गया है। और यही बात फर्दर क्लियर हो जाती है सेक्शन 9B के अंदर, जहां पे क्या बोला गया है, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग टू सेट असाइड और मॉडिफाई। यानी कि भैया जो डिसीजन यहाँ पर एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज कमिश्नर या फिर राजस्थान टैक्स बोर्ड ने ले लिया फाइनल है, उसके अगेंस्ट में आप सिविल कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो। Any original order passed by an officer competent to do so under the provision of this act, any order passed under referred to in section 9A appeal and revision। यानी कि आप कुछ भी कर लो, आप सिविल कोर्ट के पास में उस मैटर को लेके नहीं जा पाओगे, और ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है सेक्शन 9B के अंदर। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? किसी भी तरह की कोई दिक्कत? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्साइज का जो ऑफिसर है उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील जाएगी एक्साइज कमिश्नर के पास। अगर एक्साइज कमिश्नर का ओरिजिनल ऑर्डर है तो अपील जाएगी राजस्थान टैक्स बोर्ड डिवीजन बेंच के पास, और अगर अपीलेट ऑर्डर है एक्साइज कमिश्नर का तो उसका किया जाएगा रिवीजन। अब अगर लिमिटेशन की बात करें तो अपील के लिए लिमिटेशन पीरियड है 60 डेज और रिवीजन के लिए लिमिटेशन पीरियड है कितना, 30 डेज। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन कंप्लीटली बार कर दिया गया है, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट जो ऑर्डर देगा वो फाइनल होने वाला है। अब चलते हैं हम सेक्शन 10A के ऊपर, जो बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेक पोस्ट। आई थिंक इसमें सेक्शन 10 हमारा मिस हो गया है, जस्ट अ मिनट, सेक्शन 10 कहीं पर रह गया हमारा। हाँ, सेक्शन 10, द स्टेट गवर्नमेंट में एम्पावर एनी ऑफिसर टू परफॉर्म द एक्ट्स एंड ड्यूटीज मेंशन्ड चैप्टर 8, the order that all or any of the power and duties of the excise officer may be exercised by any officer other than excise officer, any other officer of the state government, any other person। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को फर्दर पावर दी गई है कि वो इन सारी पावर्स को क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, ड्यूटीज को डेलीगेट किया जा सकता है। तो अगर सिंपल से बात की जाए तो जो हमारा सेक्शन नंबर 10 है वो डेलीगेशन ऑफ पावर की बात करता है, और यही कुछ चीज सेक्शन 9 के अंदर भी आपको सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 के अंदर देखने को मिली थी। अब चलते हैं हम सेक्शन 10A के ऊपर। हाँ, सेक्शन 10A किसकी बात करता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेक पोस्ट। यानी कि भैया जब आपने ये एक्साइज एक्ट बना दिया है और आप कंट्रोल कर रहे हो एक्साइजेबल आर्टिकल को, तो अब ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि कोई इस एक्ट का वायलेशन तो नहीं कर रहा, कोई अपनी गाड़ी के अंदर पेटी की पेटी दारू लेके तो नहीं जा रहा, या फिर कोई चरस गांजा तो लेके नहीं जा रहा। तो ये सारी चीजों की चेकिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, चेक पोस्ट को एस्टैब्लिश कर सकते हो। अब ये चेक पोस्ट एस्टैब्लिश कौन करेगा, चलिए देखते हैं। द एक्साइज कमिश्नर में विद अ व्यू टू प्रिवेंट और चेक एविजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट द सेटिंग अप ऑफ चेक पोस्ट एट सच प्लेसेस एंड सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड। यानी कि चेक पोस्ट एस्टैब्लिश करने की पावर किसके पास है, एक्साइज कमिश्नर के पास है। Every officer or official who exercises power or discharges duty at such checkpost by way of inspection of documents produced and goods being moved shall be its in charge। यानी कि जो goods है, ठीक है, जो आपने चेक पोस्ट के ऊपर अगर किसी भी तरह की गुड्स है वो वहां पर जब्त कर ली, तो अब वो गुड्स आपकी कस्टडी में रहने वाले हैं, आप उसके इंचार्ज हो। देन notwithstanding anything contained subsection 1, the excise commissioner may by notification the official gazette declare any existing check post established by any other department of the state government to be the check post for the purpose of this section। यानी कि ये बोला जा रहा है कि भैया या तो आप क्या करो, एक्साइज कमिश्नर सबसेक्शन 1 के अंदर क्या कर सकता है, चेक पोस्ट स्टैब्लिश कर सकता है, किसकी, एक्साइज डिपार्टमेंट की। या फिर सबसेक्शन 2 के अंदर उसके पास एक और पावर है कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट की ऑलरेडी एक चेक पोस्ट स्टैब्लिश्ड है, यानी कि पुलिस ने कोई नॉर्मल नाकाबंदी की हुई है, ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा डिपार्टमेंट है उसने नाकाबंदी की हुई है, तो यहां पर जो एक्साइज कमिश्नर है वो क्या बोल देगा कि भैया वो जो चेक पोस्ट स्टैब्लिश है ना, हम उसी को एक्साइज डिपार्टमेंट की भी चेक पोस्ट बना रहे हैं, और जो एक्साइज ऑफिसर रहेंगे वो वहां से अपना काम संभालेंगे। तो जबरदस्ती आपको 2-2, 3-3 अलग अलग चेक पोस्ट स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, एक ही चेक पोस्ट पे सारा काम आपका हो रहा है। Then next subsection, the driver or person in charge of vehicle or carrier carrying accessible article shall carry with him the permit, pass, bill and bilty, stop the vehicle and carrier at the check post,
प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द इंचार्ज ऑफ द चेक पोस्ट एंड अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स एक्साइजेबल आर्टिकल। तो यहां पर इस तरीके से जो ड्राइवर है या फिर जो व्हीकल का इंचार्ज है, यानी कि ड्राइवर चला रहा है, उसमें मालिक बैठा हुआ है, तो उन लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन लोगों की ड्यूटी बनती है कि वो ये चारों चीजें जो है वो फुलफिल करें। आप नहीं कि आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, जो भी चीज आपको करने के लिए इस तरीके से बोली जा रही है, आपको क्या करना है, पूरी तरीके से कंप्लाई करना है, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब यहाँ पर व्हीकल और कैरियर को एक्सप्लेन किया गया है, shall include any means of transportation including an animal to carry goods from one point to another, यानी कि किसी भी तरीके का व्हीकल हो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो यहाँ पर व्हीकल और कैरियर की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। इवन अगर कोई एनिमल है जिसके थ्रू आप सामान लेके जा रहे हो तो वो एनिमल भी व्हीकल के डेफिनेशन में आने वाला है। तो इस तरीके से ये मेक श्योर किया गया है कि कोई भी इंसान इस सेट का वॉल्यूशन ना कर पाए, और अगर कोई इस तरीके से वॉल्यूशन कर रहा है तो उसको पकड़ा जा सके, चेक पोस्ट के ऊपर उसके अगेंस्ट में एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लिया जा सके। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 10A, और आज की क्लास में हम इतना ही कवर करने वाले, छोटे छोटे पोर्शन में सारी चीज़ों को कवर करेंगे, लेकिन टाइमली हमारा सिलेबस जरूर कवर हो जाएगा। तो आई होप आपको अगेन इन डायग्राम्स के थ्रू, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम टिप्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है, जो की टेक अवे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिस तरीके से डायग्राम डिफरेंट ब्लॉक्स बना के डिफरेंट हेडिंग बना के आपको चीजें समझाई गई है इस वीडियो में, इसकी वजह से आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेकिन फिर भी देखिए, ऐसा हो नहीं सकता ना कि हर किसी का पढ़ने का तरीका सेम है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, उसको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो चाहते हैं कि कुछ एडिशन करवाया जाए, कुछ अलग तरीके से उन्हें पढ़ाया जाए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सब तरीक़ों से पढ़ाया जाए ताकि आपको चीज़ें याद हो पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए इस वीडियो के लिए, और जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो बाकी बैचमेट्स हैं, वो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। तो चलिए, इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा गुड बाय। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।